हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आपके अपने यूट्यूब चैनल। मैं भी IAS पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन। या इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। भारत का इतिहास का जो प्रारंभ होता है वो कहाँ से होता है? सिंधु घाटी सभ्यता से होता है। जैसे किस अन्य सभ्यता के नाम से जानते हैं? इसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से क्या थी? अधिक उन्नत थी। सिंधु घाटी सभ्यता के कालखंड के निर्धारण को लेकर विभिन्न विद्वानों के बीच में क्या है? गंभीर मतभेद है। विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता को कितने भागों में बांटा है? 3 चरणों में बांटा है। पहला जो है वो है प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति अथवा प्राक हड़प्पा संस्कृति। इसका समय कितना है? 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व। दूसरा है हड़प्पा सभ्यता अथवा परिपक्व सभ्यता। इसका समय कितना है? 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व। उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति अथवा परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। इसका समय कितना दिया गया है? 1900 ईसा पूर्व से लेके 1300 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र विस्तार कितना था? तो इसका क्षेत्र विस्तार 13 लाख वर्ग किलोमीटर। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता कितना फैली हुई थी? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। इसका स्वरूप कैसा था? त्रिभुजाकार की थी, ऐसे करके थी। उत्तर में इसका विस्तार कहाँ तक था? मांडा तक था। मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। और दक्षिण में दैमाबाद तक था। दैमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और पूर्व में ये आलमगीर तक थी। आलमगीर कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तथा पश्चिम में ये सुतकांगेडोर यानी कि पाकिस्तान तक फैली हुई थी। यह सभ्यता सौराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में भी क्या थी? अधिक विस्तृत थे। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला जो है वो है हड़प्पा। यह स्थल वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटेगरी जिले में स्थित है। यह सबसे पहले उत्खनन कार्य किया गया था। यहाँ क्या किया? सबसे पहले उत्खनन कार्य किया गया था। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह रावी नदी के तट पर स्थित है। सबसे पहले 1826 ईस्वी में एक अंग्रेज पर्यटक चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के टीले के विषय में जानकारी दी थी। सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने दी थी। कब दी थी? 1826 में दी थी। इसके बाद हड़प्पा स्थल की विधिवत खुदाई कब करी गई थी? 1921 ईस्वी में की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी के नेतृत्व में आरंभ की गई थी। इस स्थल पर आबादी वाले क्षेत्र के दक्षिण भाग में क्या है? एक कब्रिस्तान पाया गया, जिसे विद्वानों ने कब्रिस्तान एच का नाम दिया। हड़प्पा से हमें एक विशाल अन्नागार के साक्ष्य भी मिले हैं। तो अन्नागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये हड़प्पा से मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में प्राप्त हुई तमाम संरचनाओं में दूसरी सबसे बड़ी संरचना है। इस अन्नागार में 6x6 की 2 पंक्तियों में कुल 12 विशाल कक्ष पाए गए हैं। क्या हैं? 12 विशाल कक्ष हैं। हड़प्पा से हमें एक पीतल की इक्का गाड़ी मिली है। क्या मिली है? पीतल की इक्का गाड़ी मिली है। इसी स्थल पर स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली एक मृण मूर्ति भी प्राप्त हुई है। समूची हड़प्पा सभ्यता से हमें सबसे अधिक अभिलेख युक्त मोहरें यहीं से प्राप्त हुई हैं। तो सबसे अधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। और यहाँ से क्या क्या मिला है? पीतल की इक्का गाड़ी मिली है। और क्या मिला है? एक गर्भ से निकलते हुए पौधे की एक मृण मूर्ति मिली है। और सबसे अधिक मोहरें यहीं से मिली हुई हैं। दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। कई बार प्रश्न पूछते हैं मृतकों का टीला का क्या अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो को किस नाम से जानते हैं? मतलब उसका अर्थ क्या है? मृतकों का टीला है। यह वर्तमान पाकिस्तान के सिंध के लड़काना जिले में स्थित है। कई बार इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पे स्थित है। यह स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल पर उत्खनन कार्य कब किया गया था? 1922 में किया गया था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? श्री राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था। इस स्थल से हमें एक विशाल
स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? एक विशाल स्नानागार मिला है। यहाँ सड़कों का जाल बिछा हुआ था। यहाँ पर सड़कें ग्रिड प्रारूप में बनी हुई थी। यहाँ से मिली सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है। सबसे बड़ा क्या है? विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ था। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा स्थल से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई थी। और यहाँ से क्या प्राप्त हुई थी? मोहरें प्राप्त हुई थी। यहाँ से प्राप्त हुए अन्य प्रमुख अवशेषों में शामिल है कांस्य की मूर्ति। कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। सूती कपड़ा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। अलंकृत दाढ़ी वाला पुजारी कहाँ से मिला था? पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली हुई थी। चाहुंदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। ये वर्तमान में सिंध नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे है? सिंध नदी के तट पर। यहाँ पर उत्खनन कार्य कब किया गया था? 1935 में किया गया था। किसके नेतृत्व में हुआ था? अर्नेस्ट मैके के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ पर शहरीकरण का क्या था? अभाव था। चाहुंदड़ो में क्या था? शहरीकरण का अभाव था। इस स्थल से विभिन्न प्रकार के मनके के उपकरण मिले हैं, मोहरें मिली हुई हैं। इस आधार पर विद्वानों द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि चाहुंदड़ो में मनके निर्माण का कार्य होता था। चाहुंदड़ो में क्या होता था? मनकों के निर्माण का कार्य होता था। इसलिए इस स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक केंद्र भी माना जाता है। औद्योगिक केंद्र किसे माना जाता है? चाहुंदड़ो को माना जाता है। चाहुंदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ से हमें क्या मिला है? वृत्ताकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है कालीबंगा। कालीबंगा वर्तमान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। कहाँ किस नदी के तट पर कालीबंगा स्थित है? तो सरस्वती नदी के तट पर हुआ है। इसकी खोज कब हुई थी? 1953 में हुई थी। और किसके नेतृत्व में करी गई थी? ये अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। कालीबंगा नामक स्थल से हमें क्या मिलता है? जुते हुए खेत मिलते हैं। कई बार प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। एक साथ दो फसलों की बुआई, अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। यहाँ से जल निकास प्रणाली के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। कालीबंगा से क्या मिलता है? जल निकास प्रणाली के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से बेलनाकार मोहरे अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। तो अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। लोथल वर्तमान में कहाँ पे है? गुजरात के अहमदाबाद के भोगवा नदी तट पर स्थित है। यह स्थल खंबात की खाड़ी के अत्यंत निकट स्थित है। इस स्थल की खोज कब हुई थी? 1957 ईस्वी में हुई थी। किसने करी थी? SR राव द्वारा की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का यह स्थल क्या था? एक प्रमुख बंदरगाह स्थल था। तो पूछते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल कौन था? तो लोथल था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंधु घाटी सभ्यता के इस बंदरगाह स्थल लोथल में एक विशाल गोदीबाड़ा मिला है। गोदीबाड़ा कहाँ मिला है? लोथल में मिला है। लोथल से धान व बाजरे दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। धान व बाजरा दोनों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो लोथल से मिलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। इस बंदरगाह स्थल से हमें 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिलते हैं। 3 युगल समाधियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। धौलावीरा कहाँ पे है? वर्तमान में गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तहसील में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल मानहर मानसर नदियों के पास स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मानहर और मानसर नदियों के पास स्थित है। धौलावीरा में अन्य सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थलों के विपरीत नगर का विभाजन कितने हिस्सों में किया गया है? 3 हिस्सों में मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन अन्य नगरों का विभाजन कितने हिस्सों में है? 2 हिस्सों में है। और इसका कितने हिस्सों में है? 3 हिस्सों में किया गया है। धौलावीरा से हमें बांध अथवा कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं। तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि धौलावीरा से हमें बांध अथवा कृत्रिम के साक्ष्य जलाशय के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो धौलावीरा से मिलते हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। इससे यह सिद्ध होता है कि इस नगर में जल प्रबंधन की उत्कृष्ट व्यवस्था मौजूद थी। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन कैसा था? तो सड़कें कैसे थी? समकोण पर काटती थी। इस प्रकार से नगर योजना एक ग्रिड प्रारूप अर्थात जाल पद्धति पर क्या थी? आधारित थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकास प्रणाली भी अपना विशेष महत्व रखती थी।
इस दौरान शहर में नालियों का जाल बिछा हुआ था। शहर में क्या था, नालियों का जाल बिछा हुआ था, मतलब वहाँ के क्या थी, नालियाँ अच्छी थी। भवन निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। किस ईंटों का प्रयोग किया जाता था, पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन प्रत्येक घर में एक रसोई और एक स्नानागार होता था। जो उस समय के घर होते थे वहाँ पे क्या होता था, एक किचन होता था और एक बाथरूम होता था। नगर को दो हिस्सों में विभाजित किया गया था। एक पश्चिमी टीला होता था और जिसे दुर्ग कहते थे, और जबकि दूसरा पूर्वी टीला होता था जिसे क्या कहते थे, निचला नगर कहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोगों की सामाजिक स्थिति कैसे थी, उनकी सामाजिक स्थिति के बारे में जानेंगे। यह समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक समाज था, रहा होगा। इतिहासकारों के अनुसार समाज 4 वर्गों में विभक्त था, विद्वान, योद्धा, श्रमिक और व्यापारिक। ये लोग क्या थे, शाकाहार और मांसाहार दोनों तरह के भोजन का प्रयोग करते थे। और ये ऊनी और सूती दोनों ही प्रकार के वस्त्र क्या करते थे, पहनते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों ही क्या करते थे, आभूषण पहनते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय लोग थे। यहाँ से तलवार, ढाल और कवच इत्यादि के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी थी, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। ये लोग विभिन्न कृषि वस्तुओं जैसे कि जौ, चावल, गेहूँ, मटर, सरसों, राई, तिल, तरबूज, खजूर इत्यादि का क्या करते थे, उपयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य, एक साथ 2 बोए जाने के साक्ष्य इत्यादि हमें क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांसा बनाने के लिए तांबे और टिन को क्रमशः 9:1 के अनुपात में मिलाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे के प्रयोग से क्या थे, परिचित नहीं थे। संभवतः उन्हें तलवार के विषय में भी जानकारी नहीं थी। तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान था या नहीं था, तो क्या था, नहीं था। इस दौरान आंतरिक और बाह्य दोनों ही व्यापार क्या थे, समृद्ध अवस्था में थे। सुमेरियन सभ्यता के लेखों से ज्ञात होता है कि विदेशों में सिंधु सभ्यता के व्यापारियों को मेलुहा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था उन्हें, मेलुहा के नाम से जाना जाता था। कहाँ पे, विदेशों में। लोथल नामक सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल से हमें फारस की मुहरें प्राप्त होती हैं। फारस की मुहरें कहाँ से प्राप्त होती हैं, लोथल से प्राप्त होती हैं। कालीबंगा से क्या होता है, बेलनाकार मुहरें प्राप्त होती हैं। तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, बेलनाकार मुहरें कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो कालीबंगा से हुई थी। ये सभी प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की ओर इशारा करते हैं। मतलब इससे पता चलता है कि हमारा जो व्यापार था क्या था, दूसरे देशों के साथ भी था। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुओं, सीप और शंख का व्यापार करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं करते थे। तो प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं, क्या धातु मुद्रा का प्रयोग करते थे, तो नहीं करते थे। व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। अरब सागर के तट पर उनके पास कुशल नौवाहन प्रणाली भी मौजूद थी। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित करी थी। व्यापारिक बस्तियां कहाँ स्थापित करी थी, तो उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित करी थी, जहाँ से प्रामाणिक रूप से मध्य एशिया से सुगम व्यापार होता था। कहाँ से व्यापार करते थे हम, मध्य एशिया से करते थे। दजला फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र से हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक संबंध थे। मतलब हम क्या करते थे, वहाँ से व्यापार करते थे। हड़प्पाई प्राचीन लैपिस लाजुली मार्ग से व्यापार करते थे, जो संभवतः उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित था। कहाँ से व्यापार करते थे, लैपिस और लाजुली मार्ग से। शिल्पकला, हड़प्पाई कांस्य की वस्तुएं निर्मित करने की विधि उसके उपयोग से भली भांति परिचित थे। तांबा राजस्थान की खेतड़ी खान से प्राप्त किया जाता था। तांबा कहाँ से प्राप्त होता था, राजस्थान की खेतड़ी खान से। और टिन अनुमानतः अफगानिस्तान से लाया जाता था। टिन हम कहाँ से लाते थे, अफगानिस्तान से लाते थे। बुनाई उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले ठप्पे बहुत सी वस्तुओं पर लगाए जाते थे। जो बुनकर वस्तुएं बनाई जाती थी उन पर क्या लगते थे, ठप्पे लगते थे। बड़ी बड़ी ईंट निर्मित संरचनाओं से राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ साथ राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का क्या पता चलता है। हड़प्पाई नाव बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि और मोहरे बनाने की विधि से भली भांति क्या थे, परिचित थे। टेराकोटा की मूर्तियों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण शिल्प विशेषता थी। वहाँ पे क्या होता था, टेराकोटा की मूर्तियों का क्या किया जाता था, निर्माण किया जाता था।
जौहरी वर्ग सोने चांदी और कीमती पत्थरों से आभूषण का क्या करते थे, निर्माण करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि पूर्णतः प्रचलन में थी। हड़प्पाई वासियों की स्वयं की विशेष बर्तन बनाने की विधियाँ थी। वो क्या करते थे, बर्तन विशेष विधि से बनाते थे। हड़प्पाई लोग चमकदार बर्तनों का निर्माण करते थे। वो कैसे बर्तनों का निर्माण करते थे, चमकदार बर्तनों का। संस्थाएं, सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले हैं। वहाँ से क्या है, ज़्यादातर चित्रात्मक साक्ष्य मिले हैं। लिखित साक्ष्यों का क्या है, अभाव है, जिन्हें अभी तक पुरातत्ववादियों द्वारा शोधार्थियों द्वारा पढ़ा नहीं जा सका। और जो भी साक्ष्य मिले हैं क्या है, उन्हें अभी पढ़ा नहीं जा सका है। एक परिणाम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में राज्य और संस्थाओं की प्रकृति समझना काफ़ी कठिनाई का कार्य है। अगर कोई लिखित साक्ष्य होता, अगर उसे पढ़ा भी जा सकता है तो क्या होता, हमें उस समय की व्यवस्था के बारे में पता चलता। परंतु जो साक्ष्य मिले हैं उनकी लिपि जो है उसे क्या है, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पाई स्थलों पर किसी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। अतः हड़प्पा सभ्यता में पुजारियों के प्रभुत्व या फिर विद्यमानता को नकारा जा सकता है। मतलब वहाँ से क्या है, मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता अनुमानतः व्यापारी वर्ग द्वारा शासित थी। अगर हम हड़प्पा सभ्यता में शक्तियों के केंद्र की बात करें तो पुरातत्वीय अभिलेखों द्वारा कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है कि शक्तियों का केंद्र कहाँ पर था। कुछ पुरातत्ववादियों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक वर्ग था ही नहीं तथा समाज में हर व्यक्ति को समान दर्जा प्राप्त था, क्योंकि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि वहाँ पे क्या होता था, शक्तियों का केंद्रण होता था किसी राजा या महाराजा के पास। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है अभी तक। कुछ पुरातत्ववादियों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कई शासक वर्ग मौजूद थे जो विभिन्न हड़प्पाई शहरों में शासन करते थे। ये अलग अलग जो विद्वान हैं उनकी राय है। धर्म, टेराकोटा की लघु मूर्तियों पर एक महिला का चित्र पाया गया है। इनमें से एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया है। हड़प्पाई पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे। पृथ्वी को क्या मानते थे, उर्वरता की देवी मानते थे। और पृथ्वी की पूजा उसी तरीके करते थे। वो क्या करते थे, वहाँ पे मूर्तियाँ तो पाई नहीं गई हैं, इसलिए वो किसकी पूजा करते थे, पृथ्वी की ही पूजा करते थे। जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की पूजा देवी के रूप में करते थे। पुरुष देवता के रूप में मोहरों पर 3 श्रृंगी चित्र पाए गए हैं जो कि एक योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। देवता की एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गेंदा तथा उनके सिंहासन के बीच भैंसा का चित्र बनाया गया है। उनके पैरों के पास 2 हिरणों के चित्र हैं। चित्रित भगवान की मूर्ति को पशुपतिनाथ महादेव की संज्ञा दी गई है। अनेक पत्थरों पर लिंग तथा स्त्री जनन अंगों के चित्र पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की पूजा किया करते थे। किनकी पूजा करते थे, वृक्षों तथा पशुओं की भी वो पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण जो पशु था वो कौन था, एक सींग वाला गेंडा था। दूसरा महत्वपूर्ण पशु कौन था, कुबड़ वाला सांड था। अत्यधिक मात्रा में ताबीज़ भी यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसके संबंध में क्या है, विभिन्न विद्वानों में अनेक मत हैं। लेकिन उनमें से कोई भी मत क्या है, सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सभी मत सिर्फ किस आधार पे हैं, अनुमान के आधार पे। सब विद्वानों ने क्या किया, अलग अलग अनुमान लगाए हैं। गार्डन चाइल्ड, मार्टियर व्हीलर, पीगट महोदय जैसे विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण आर्य आक्रमण को माना जाता है। उनके अनुसार उन्होंने क्या कहा, जब आर्य आक्रमण हुआ तब क्या हुई, सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। लेकिन विभिन्न शोधों के आधार पर अब इस मत का क्या किया जा सकता है, खंडन किया जा सकता है और यह सिद्ध किया जा सकता है कि आर्य क्या थे, बाहरी व्यक्ति नहीं थे, वो यहीं के थे, बल्कि वे भारत के ही मूल निवासी थे। इसलिए आर्यों के आगमन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के मत को क्या वैध नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा विभिन्न विद्वान जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदा, परिस्थितिकी असंतुलन, प्रशासनिक शिथिलता इत्यादि को क्या मानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का उत्तरदायी मानते हैं। शास्त्रों से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, एक अत्यंत विकसित सभ्यता थी। लेकिन अभी तक इस सभ्यता का कोई सीधा सपाट कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है। आखिर इसका पतन कैसे हुआ, इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की चित्रात्मक लिपि अभी तक क्या हुई है, पढ़ी नहीं जा सकी है। ऐसे में जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ ली जाती है तब तक इसके सुलझे सवालों का कोई स्पष्ट उत्तर देना जल्दबाजी होगा।
फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।